नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। घाटशिला उपचुनाव में कड़ी सुरक्षा के साथ ईवीएम के साथ मतदान कर्मी रवाना। मंगलवार को 300 बूथ पर वोटिंग। घाटशिला विधानसभा में 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने पूरी तैयारी कर ली है। जमशेदपुर स्थित कोऑपरेटिव कॉलेज डिस्पैच सेंटर से मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण कर सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदान दलों को निर्धारित समय पर अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचने और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि घाटशिला विधानसभा में कुल 300 मतदान केंद्र हैं। यहां मतदान के लिए 1200 से ज्यादा मतदान कर्मियों को रवाना किया गया है। मतदान कर्मियों के साथ ईवीएम भी रवाना की गई है। जीपीएस लगे वाहनों से मतदान कर्मियों को कड़ी सुरक्षा के साथ घाटशिला रवाना किया गया है। मतदान केंद्र में ही कर्मियों के रहने की अस्थायी व्यवस्था की गई है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 12 को लिए जाएंगे कई अहम फैसले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 12 नवंबर को होगी। ये बैठक दोपहर 3 बजे से प्रोजेक्ट भवन में होगी। ये जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने दी है। इस बैठक में पेसा नियम, पथ, ऊर्जा, कृषि सहित अन्य विभागों के प्रस्तावों पर मंजूरी मिल सकती है। घाटशिला उपचुनाव का मतदान मंगलवार को होगा। आयोग का दावा, तैयारी पूरी। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। मंगलवार यानी 11 नवंबर को घाटशिला की जनता चुनाव मैदान में खड़े 13 प्रत्याशियों की किस्मत तय करेगी। मतदान सुबह 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक होगा, जिसमें 2,56,352 मतदाता आयोग द्वारा गठित 300 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आएंगे। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में पुरुषों की अपेक्षा महिला वोटर की संख्या अधिक है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस विधानसभा क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,25,114 एवं 1,31,235 महिला मतदाता हैं। पीडब्ल्यूडी वोटर की संख्या 2,738 है, जबकि 3 ट्रांसजेंडर वोटर हैं। चुनाव आयोग ने इस उपचुनाव के लिए 231 लोकेशन में 300 मतदान केंद्र बनाए हैं। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक प्रबंध किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार सभी बूथों से वेबकास्टिंग होगा, जिसके लिए मतदान केंद्र के अंदर बाहर कैमरे लगाए गए हैं। वेबकास्टिंग के जरिए भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय और जिला स्तर पर मतदान की मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर केंद्रीय बलों के अलावा राज्य पुलिस की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व में यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित रहा है। वर्तमान में कोई विशेष परेशानी नहीं है। इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किया गया है, जिससे कोई परेशानी न हो। सीमावर्ती राज्य ओडिशा और बंगाल के बॉर्डर को सील कर दिया जा चुका है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार पोलिंग पार्टी मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुके हैं और देर शाम तक सभी अपने अपने बूथों पर पहुंच जाएंगे। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने उम्मीदवार के प्रतिनिधि के अलावा किसी अन्य को मतदान केंद्र के अंदर मौजूद रहने पर रोक लगा दी है। मतदान केंद्र पर मतदाता पहचान पत्र के बाद केवल संबंधित मतदाता ही ईवीएम के पास मौजूद रहेगा। आयोग ने उम्मीदवारों के मतदान केंद्रों पर आने जाने के दौरान वाहनों के उपयोग और मतदान केंद्रों पर भीड़भाड़ को रोकने के संबंध में भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। झारखंड में निकाय चुनावों का रास्ता साफ। हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से की संभावित तिथि की मांग, अगली सुनवाई तय। झारखंड में नगर निगम और निकाय चुनाव नहीं कराने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट को बताया कि ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई है। आयोग ने आरक्षण और पॉपुलेशन लिस्ट से जुड़ी कुछ जानकारी मांगी है। संबंधित जानकारी देने के बाद चुनाव से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। प्रार्थी के अधिवक्ता विनोद सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि कोर्ट ने 24 नवंबर तक राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग को कुछ और जानकारी की जरूरत है, जिसे महाधिवक्ता ने 1 सप्ताह के भीतर मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है। सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि झारखंड सरकार से अभी सीटों के आरक्षण से जुड़ी अनुशंसा नहीं मिली है। इसके मिलते ही तैयारी शुरू कर दी जाएगी। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 24 नवंबर को सुनवाई की
की अगली तारीख निर्धारित करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से निकाय चुनाव से जुड़ी संभावित तिथि का ब्यौरा मांगा है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी रोशनी खलखो और रीना कुमारी की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया ने पक्ष रखा। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि ट्रिपिड टेस्ट की रिपोर्ट कैबिनेट को भेजी जाएगी। इस पर अनुमोदन मिलने के बाद राज्य सरकार चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को अनुशंसा करेगी। तब कोर्ट ने राज्य सरकार को चुनाव से जुड़ी अनुशंसा भेजने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया था। झारखंड स्थापना दिवस में रन फॉर झारखंड को लेकर 11 को रांची में ट्रैफिक रूट चेंज। झारखंड में आगामी 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर 11 नवंबर को रांची में रन फॉर झारखंड कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के मद्देनजर शहर के ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। इस दिन शहर के कई प्रमुख मार्गों पर सुबह 4:30 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक वाहनों के प्रवेश और परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। मोराबादी स्टेडियम से सैनिक मार्केट तक का मार्ग, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आवास, रेडियम चौक, शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक, सर्जना चौक, काली मंदिर, वूल हाउस, रतन पीपी, सुजाता चौक के बीच का क्षेत्र, छोटे बड़े मालवाहक वाहन, ऑटो, टोटो और 4 पहिया वाहन प्रतिबंधित। आवश्यकतानुसार मार्गों को डाइवर्ट या स्टॉप किया जा सकता है। लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का अनुरोध। रांची पुलिस की कार्रवाई, नामकुम ने अवैध शराब से भरा कंटेनर जब्त। राजधानी रांची में अवैध शराब के खिलाफ रांची पुलिस ने कार्रवाई की है। एसएसपी राकेश रंजन को मिली सूचना के आधार पर देर रात नामकुम थाना क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान पुलिस ने एक कंटेनर को पकड़ा जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसएसपी को गुप्त रूप से सूचना मिली थी कि अवैध शराब की एक बड़ी खेप कंटेनर के माध्यम से ले जाई जा रही है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। देर रात नामकुम थाना क्षेत्र से गुजर रहे एक संदिग्ध कंटेनर को पुलिस की टीम ने रोककर उसकी जांच की। शुरुआती जांच में ही पुलिस को अवैध शराब होने का शक हुआ, जिसके बाद विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए कंटेनर को जब्त कर लिया गया। अवैध शराब की पुष्टि और कानूनी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए जब्त किए गए कंटेनर को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में खोला गया। कंटेनर के अंदर से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। जब्त शराब की बाजार कीमत और उसके गंतव्य यानी कहां ले जाई जा रही थी के संबंध में पुलिस आगे की जांच कर रही है। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन अलर्ट, शराब दुकान सील। आखिर क्या है कारण? बिहार में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। इसे लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। चुनाव को लेकर हजारीबाग में भी प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। गयाजी, जो हजारीबाग का सीमावर्ती जिला है, यहां भी चुनाव 11 नवंबर को होगा। सीमावर्ती क्षेत्र में विशेष सावधानी बरती जा रही है। हजारीबाग जिले में चुनाव के मद्देनजर शराब दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। हजारीबाग के सहायक उत्पाद आयुक्त शिव कुमार साहू ने जानकारी दी कि बिहार चुनाव के मद्देनजर हजारीबाग जिले के 62 सभी सरकारी शराब की दुकानें 11 नवंबर शाम 6 बजे तक बंद रहेंगी। निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन के आदेश के आलोक में ये कदम उठाया गया है। चुनाव को लेकर बिहार झारखंड सीमा पर सुरक्षा को लेकर हर एक गाड़ी जो झारखंड से बिहार की ओर जा रही है उसकी सघन जांच की जा रही है। साथ ही अपराधी चुनाव में खलल न डाले, इसे लेकर भी विशेष इंतजाम किया गया है। हजारीबाग जिला प्रशासन गयाजी जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर काम कर रही है। इस अभियान में विशेष पुलिस टीम के साथ टेक्निकल सेल भी सक्रिय है, जो सोशल मीडिया की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है। पुलिस का उद्देश्य है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार का कैश, अफीम, मादक पदार्थ या शराब की तस्करी राज्य सीमा के माध्यम से न हो सके। एसडीपीओ ने बताया कि बीते दिन जांच के दौरान कैश और मादक पदार्थ की बरामदगी भी हुई थी। इस अभियान में बिहार पुलिस और सीमावर्ती थानों की संयुक्त टीम भी सहयोग कर रही है। वहीं कोडरमा जिला थाना क्षेत्र के मेघात्री से भारी मात्रा में शराब की खेप को बरामद की गई है। दरअसल कोडरमा एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार झारखंड की सीमा स्थित मेघात्री से एक शराब से भरा ट्रक बिहार पहुंचने वाला है, जिसके बाद कोडरमा पुलिस ने कार्रवाई की और शराब की बड़ी खेप को बरामद कर लिया है। फिलहाल शराब से भरे ट्रक को कोडरमा थाना लाया गया है और गिनती की जा रही है। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के लिए मंगलवार को मतदान होना है। ऐसे में मतदान से पहले भारी मात्रा में शराब की बरामदगी कोडरमा पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। गैर शैक्षणिक झारखंड स्वास्थ्य सेवा 1984 चिकित्सा पदाधिकारियों की औपबंधिक वरीयता सूची जारी। स्वास्थ्य विभाग ने गैर शैक्षणिक झारखंड स्वास्थ्य सेवा के 1984 चिकित्सा पदाधिकारियों की औपबंधिक वरीयता सूची जारी की है। यह सूची झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर प्रकाशित की गई है, जिसमें विज्ञापन संख्या 7/2021 और 19/2023 के तहत नियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी शामिल हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि आपत्ति होने पर साक्ष्यों के साथ 30 नवंबर तक विभाग को सूचित करने करें। झारखंड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर सूची तैयार की गई है।
धनबाद के बरवा अड्डा में व्यापारी से लूट के विरोध में बंद रहा कृषि बाजार। धनबाद के बरवा अड्डा कृषि बाजार समिति परिसर में संध्या देर शाम व्यापारी से हुई लूट के विरोध में सोमवार को कृषि बाजार पूरी तरह बंद रहा। बाजार समिति के गेट के पास जुटे जिले भर के व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। लूटकांड में शामिल अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी और लूटी गई रकम की बरामदगी की मांग की। ज्ञात हो कि रविवार देर शाम बाइक सवार अपराधियों ने स्थानीय व्यापारी श्याम भीमसरिया पर हमला कर 4 लाख रुपए लूट लिए और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घटना से व्यापारियों में भारी आक्रोश है। विरोध प्रदर्शन में धनबाद जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स सहित विभिन्न व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आंदोलन का समर्थन करने धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, विधायक रागिनी सिंह और पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि राज्य में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है और सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए झारखंड को यूपी मॉडल अपनाने की जरूरत है, लेकिन राज्य सरकार ऐसा नहीं चाहती। विधायक रागिनी सिंह ने राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब भी विधानसभा में अपराध पर बोलने की कोशिश करती हूं, माइक बंद कर दिया जाता है। व्यापारी वर्ग की सुरक्षा के लिए उनकी लड़ाई सड़कों से लेकर सदन तक जारी रहेगी। जिला चेंबर अध्यक्ष चेतन गोयंका ने घटना की निंदा करते हुए व्यापारियों की सुरक्षा की मांग की। वहीं व्यापारियों ने कहा कि धनबाद में लंबे समय से कारोबारी अपराधियों की निशानी पर है। बार बार टीओपी यानी पुलिस पोस्ट की मांग के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ की स्थिति बिहार के जंगल राज जैसी होती जा रही है। व्यापारी घर सही सलामत लौट आते हैं तभी परिजनों को राहत मिलती है। झारखंड में बढ़ेगी ठंड की दस्तक। आज और कल इन जिलों में चलेगी शीतल लहर। झारखंड में मौसम ने करवट ले ली है। अगले कुछ दिनों में राज्य भर में कड़ाके की ठंड शुरू होने वाली है। मौसम केंद्र रांची के पूर्वानुमान के मुताबिक 10 से 15 नवंबर के बीच राज्य के कई जिलों में तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। इसके बाद अगले 3 दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 10 और 11 नवंबर को झारखंड के 5 जिलों पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार और गुमला, लोहरदगा में शीतल लहर चलने की चेतावनी जारी की गई है। इन इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वहीं 12 और 13 नवंबर को अधिकतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में दिन का मौसम साफ और शुष्क, जबकि सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध देखने को मिल सकता है। उत्तरी पश्चिमी हवाओं के असर के कारण राज्य में ठंड बढ़ने लगी है। पश्चिमी झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे जिलों में शीतल लहर का असर रहेगा। वहीं देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जैसे इलाकों में हल्की से मध्यम ठंड महसूस की जाएगी। एसीबी कांड संख्या 99/2025 में चार्जशीट दायर। आईएएस विनय चौबे व विनय सिंह का नाम शामिल। हजारीबाग जिला में सेवायत भूमि घोटाला से जुड़े मामले में एसीबी ने अपनी जांच के बाद आरोपितों के ऊपर चार्जशीट दाखिल कर दी है। एसीबी ने सैकड़ों पन्नों की चार्जशीट में इस पूरे घोटाले में शामिल लोगों और उनके सहयोगियों की जानकारी दी है। इसके साथ ही चार्जशीट में कई अहम खुलासे भी किए गए हैं और कोर्ट के समक्ष कई सबूत भी पेश किए गए हैं। चार्जशीट में आईएएस विनय चौबे, उनके करीबी विनय सिंह समेत अन्य लोगों का नाम शामिल है। एसीबी की चार्जशीट पर अब कोर्ट जल्द ही संज्ञान ले सकता है। एसीबी ने चार्जशीट में कहा है कि यह घोटाला हजारीबाग की 2.75 एकड़ खास महल भूमि से संबंधित है, जिसे 1948 में 30 वर्षों के लिए एक ट्रस्ट सेवायत को लीज पर दिया गया था। लीज 1978 में समाप्त हो गई थी और 2008 तक इसका नवीनीकरण किया गया। आरोप है कि 2008 से 2010 के बीच एक सुनियोजित प्रशासनिक षड्यंत्र के तहत इस भूमि को सरकारी भूमि घोषित कर 23 निजी व्यक्तियों को अवैध रूप से आवंटित कर दिया गया। इस षड्यंत्र के केंद्र में तत्कालीन डीसी हजारीबाग विनय कुमार चौबे थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने खास महल पदाधिकारी के साथ मिलकर लीज नवीनीकरण के लिए दिए गए आवेदन से सेवायत शब्द जानबूझकर हटवाया ताकि ट्रस्ट की भूमि को सरकारी दिखाया जा सके और उसका अवैध हस्तांतरण संभव हो सके। इस मामले में भी विनय चौबे समेत अन्य पर मामला दर्ज हुआ है। इस संबंध में एसीबी ने कांड संख्या 99/2025 दर्ज की है। जमशेदपुर के बिरसा नगर में टाटा मोटर्स के ठेकेदार के ऑफिस से 10 लाख की लूट। जमशेदपुर जिले के बिरसा नगर थाना क्षेत्र में सोमवार को दिन दहाड़े लूट की एक वारदात सामने आई है। कैनरा बैंक के पास स्थित टाटा कमिंस और टाटा मोटर्स के ठेकेदार एपी सिंह के कार्यालय को हथियारबंद बदमाशों ने निशाना बनाया। ये घटना दोपहर करीब 2 बजे हुई, जब लेबर पेमेंट के लिए ऑफिस में कैश मौजूद था। जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार 3 अपराधी दफ्तर में घुसे और वहां मौजूद 2 स्टाफ को बंदूक की नोक पर डरा धमकाकर करीब 10 लाख रुपए से भरा कैश बैग छीन लिया। लूट
को अंजाम देने के बाद भागने के दौरान बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही बिरसा नगर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने और अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है। लातेहार में आत्मसमर्पण करने वाले 13 नक्सलियों को झारखंड सरकार ने दी आर्थिक सहायता। झारखंड सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले 13 नक्सलियों और उग्रवादियों को राज्य की आत्मसमर्पण नीति के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की है। सभी लातेहार जिले के हैं। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव ने राशि आवंटन को लेकर लातेहार डीसी को आदेश दिया है। सरकार का यह कदम राज्य में नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। झारखंड में सरकारी प्रयासों और आत्मसमर्पण नीति की सफलता के कारण नक्सलवाद की समस्या 95% तक खत्म हो चुकी है। अब राज्य में केवल 5 जिले ही नक्सल प्रभावित रह गए हैं, जिनमें गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं। पूरे देश के 5 राज्यों के 12 सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में झारखंड का केवल एक जिला पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। सीसीएल में लगातार सामने आ रहे रिश्वतखोरी के मामले, सीबीआई की कार्रवाई जारी। देश की प्रमुख कोयला खनन कंपनी सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड सीसीएल से एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, जिसने कंपनी की छवि पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने बीते एक वर्ष में ऐसे 7 प्रमुख मामले उजागर किए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि औसतन हर दूसरे महीने सीसीएल में रिश्वत या अवैध लेनदेन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, जो काफी चिंताजनक है। भ्रष्टाचार के लगातार मामले सामने आने के बाद सीबीआई ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और कई कर्मचारियों को रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार किया है। ये मामले अलग अलग प्रकृति के हैं, जिनमें अनुकंपा नियुक्ति, सेवानिवृत्ति के निपटान से लेकर कोयला उठाव की अनुमति देने तक के लिए रिश्वत मांगी गई है। पूर्व डीसी छवि रंजन को राज्य के बाहर जाने की अनुमति मिली। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को राज्य से बाहर जाने की अनुमति मिल गई है। सोमवार को रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें तमिलनाडु जाने की अनुमति दे दी है। छवि रंजन की ओर से पीएमएलए कोर्ट याचिका दायर कर तमिलनाडु के तिरुपति बालाजी मंदिर जाने की अनुमति मांगी गई थी। वे 17 नवंबर से 21 नवंबर तक राज्य के बाहर रहेंगे। दरअसल छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त पर बेल दी है कि वे जमानत अवधि के दौरान इस केस से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे और ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना झारखंड से बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए उन्होंने कोर्ट से अनुमति ली है। एसटी छात्रों को जी-नीट की मुफ्त कोचिंग देगी सरकार, 19 तक करें आवेदन। झारखंड सरकार ने राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के होनहार छात्रों के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है झारखंड अनुसूचित जनजाति शिक्षण उत्थान कार्यक्रम। इसके तहत छात्रों को जेईई, इंजीनियरिंग और नीट मेडिकल की तैयारी के लिए पूरी तरह मुफ्त आवासीय कोचिंग दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य है कि गरीब और मेधावी जनजातीय छात्र भी बिना पैसों की चिंता किए डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर सके। कुल 300 छात्रों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। कोचिंग रांची के हिंद पीढ़ी स्थित मल्टीपर्पज हॉल कम ट्रेनिंग सेंटर में होगी। कोचिंग का संचालन मोशन एजुकेशन कोटा संस्था द्वारा किया जाएगा। सभी सुविधाएं पूरी तरह मुफ्त होंगी। छात्रों को मिलने वाली सुविधाएं: अनुभवी शिक्षकों द्वारा उच्च स्तरीय पढ़ाई, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल, टैबलेट और पढ़ाई की सामग्री, पुस्तकालय और डिजिटल पढ़ाई की सुविधा। जाने कौन आवेदन कर सकता है। छात्र झारखंड के एसटी वर्ग से हों, झारखंड के स्थायी निवासी हों, माता पिता सरकारी नौकरी में न हों। जो छात्र किसी दूसरी सरकारी कोचिंग योजना में हैं, वे इसमें आवेदन नहीं कर सकते। 10 से 16 नवंबर तक दक्षिण पूर्व रेलवे में कई ट्रेनों के रूट और समय में बदलाव। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 10 से 16 नवंबर तक कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है। इस अवधि के दौरान कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि कुछ ट्रेनों को निर्धारित दूरी से पहले ही रोका जाएगा। इसके अलावा कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है। टाटा आसनसोल बोकारो मेमू अब आद्रा तक ही चलेगी। 11 नवंबर को चलने वाली ये ट्रेन आद्रा से ही शुरू होकर वहीं खत्म होगी। आद्रा से आसनसोल के बीच की ट्रेन सेवा रद्द रहेगी। रेलवे ने बताया है कि कोचिंग ट्रेनों की ज्यादा आवाजाही के कारण कई मेमो ट्रेनें कुछ समय के लिए रद्द की गई हैं। आद्रा बराभूम आसनसोल, आद्रा वाया आद्रा और आसनसोल आद्रा रूट की कई मेमो सेवाएं बंद रहेंगी। इसके अलावा आसनसोल, पुरुलिया, भोजूदीही और धनबाद रूट की कुछ ट्रेनें भी प्रभावित होंगी। कुछ ट्रेनों को अब पूरी दूरी तक नहीं चलाया जाएगा। झाड़ग्राम धनबाद झाड़ग्राम एक्सप्रेस अब सिर्फ बोकारो स्टील सिटी तक जाएगी।
शालीमार भोजुदी एक्सप्रेस अब आद्रा तक ही चलेगी। आसनसोल पुरुलिया मेमू अब आद्रा और बर्धवान हटिया एक्सप्रेस अब गोमोह तक ही चलेगी। 2 एक्सप्रेस ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। 16 नवंबर को बक्सर टाटानगर एक्सप्रेस बक्सर से 1 घंटा देर से चलेगी। उसी दिन खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस खड़गपुर से 3 घंटा देर से रवाना होगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले रेलवे की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर ट्रेन की ताज़ा जानकारी जरूर देखें ताकि किसी परेशानी से बचा जा सके। धनबाद में विकास की राशि नहीं मिलने से मुखिया संघ में आक्रोश, सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी। धनबाद जिले की पंचायतों को राज्य व केंद्र सरकार की विकास योजनाओं की राशि नहीं मिलने से मुखिया संघ में भारी आक्रोश है। बागमारा मुखिया संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ की बैठक में मुखियाओं ने सरकार के रवैये की निंदा करते हुए आंदोलन की रणनीति बनाई। चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गई तो सभी मुखिया सामूहिक इस्तीफा देंगे और न्यायालय की शरण में जाएंगे। मुखिया संघ की अध्यक्ष रिंकू देवी ने कहा कि 4 साल बीत जाने के बाद भी पंचायतों को विकास कार्यों के लिए फंड नहीं मिल रहा है। पिछले 2 वर्षों से 15वें वित्त आयोग और मनरेगा की राशि का भुगतान लंबित है, जिससे पंचायतों में विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़ गया है। राज्य सरकार की लापरवाही से गांवों की प्रगति रुक गई है और मुखियाओं द्वारा अनुशंसित योजनाओं को जानबूझकर रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वार जैसी योजनाएं केवल दिखावा है, जमीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं हो रहा। अब मुखिया संघ आर पार की लड़ाई के मूड में है। वहीं बागमारा बीडीओ लक्ष्मण यादव ने कहा कि मुखियाओं का असंतोष दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संघ की मांगों की जानकारी वरीय पदाधिकारियों को दी जाएगी और जल्द ही बैठक कर समस्या के समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद व अन्य को गबन केस में मिली क्लीन चिट को कोर्ट में चुनौती। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को 48 लाख के गबन के मामले में पुलिस द्वारा दी गई क्लीन चिट को न्यायालय में चुनौती दी गई है। गबन का ये मामला प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अंबा परिवार के खिलाफ दर्ज ECIR के तहत शामिल है। इस मामले में दायर प्रोटेस्ट पिटीशन को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। इसमें क्लीन चिट देने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई है। कर्णपुरा महाविद्यालय में हुए गबन केस मामले में पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करने के न्यायालय में शिकायतवाद याचिका दायर की गई थी। न्यायालय के आदेश के बाद गबन केस मामले में तत्कालीन विधायक अंबा प्रसाद सहित अन्य लोगों के खिलाफ बड़कागांव थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद अंबा प्रसाद सहित अन्य को निर्दोष बताते हुए न्यायालय में अपनी रिपोर्ट दाखिल की। इसके बाद शिकायतकर्ता की ओर से न्यायालय में प्रोटेस्ट पिटीशन दायर कर पुलिस की जांच रिपोर्ट को चुनौती दी गई। साथ ही मामले की जांच अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की गई। प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रोटेस्ट पिटीशन को स्वीकार कर लिया है। यहाँ ये बात भी उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय ED ने अंबा परिवार के खिलाफ दर्ज ECIR में हजारीबाग जिले में दर्ज कुल 16 प्राथमिकी को शामिल किया है। ED ने ECIR में बड़कागांव थाने में दर्ज प्राथमिकी को शामिल किया है। न्यायालय के आदेश के आलोक में अंबा प्रसाद व अन्य के खिलाफ IPC की धारा 420, 418, 419, 422, 467, 471 और 120B के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस द्वारा इस मामले में अभियुक्तों को क्लीन चिट देने की वजह से ED के केस में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। मैया सम्मान की राशि के लिए पति ने पत्नी की कर दी हत्या। मैया सम्मान योजना की राशि के लिए एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना बोकारो जिले के थर्मल थाना क्षेत्र की नई बस्ती का है, जहां शनिवार देर रात एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी रुपेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपनी पत्नी झालवा देवी से मैया सम्मान योजना की राशि मांगी थी। पत्नी के मना करने पर उसने गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के दौरान हुई आवाज सुनकर दंपत्ति की बेटी ने अपने दादा दादी को इसकी जानकारी दी। दादी ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आरोपी की पिटाई की और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पिंकू कुमार यादव पुलिस बल के साथ रात करीब 3 बजे घटनास्थल पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए रांची से फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। मृतका के 3 छोटे बच्चे हैं। बेटी ने बताया कि उसके पिता कोई काम नहीं करते थे और शनिवार सुबह मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर मां से झगड़ा हुआ था। इसी विवाद के चलते रात में यह हत्या की गई। ग्रामीणों ने बताया कि रुपेश यादव स्वभाव से अत्यंत हिंसक था। वो आए दिन पत्नी की पिटाई करता था और पहले भी अपने माता पिता पर हमला कर चुका है। मृतका के चाचा हीरालाल गोप ने बताया कि करीब 1 वर्ष पहले भी आरोपी ने चाकू से झालवा देवी को घायल कर दिया था। इलाज के बाद वो कुछ माह मायके में रही और हाल ही में ससुराल लौटी थी।
सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के खिलाफ आंदोलन, 16 नवंबर को रोका जाएगा रेल। सारंडा वन क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। सारंडा बचाओ समिति ने इसकी कड़ी मुखालफत करते हुए 16 नवंबर को आर्थिक नाकेबंदी करने की घोषणा की है। रविवार को छोटा नागरा के जमकुंडिया नया बाजार में आयोजित प्रतिनिधि सभा में आंदोलन की रणनीति तय की गई। सभा की अध्यक्षता झारखंड आंदोलनकारी बुधराम लागुरी ने की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार सारंडा को सेंचुरी घोषित करने का फैसला वापस नहीं लेती तो रेल और सड़क मार्ग से एक भी ढेला खनिज बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। बुधराम लागुरी ने कहा कि सारंडा को सेंचुरी घोषित करने से पहले राष्ट्रपति और राज्यपाल से प्रतिवेदन लेना आवश्यक है, क्योंकि ये इलाका संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आता है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा संविधान द्वारा सुनिश्चित की गई है, परंतु बिना स्थानीय सहमति और जनजातीय सलाहकार परिषद की अनुशंसा के ऐसा निर्णय लेना संविधान की भावना के खिलाफ है। सभा में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सारंडा को सेंचुरी घोषित करने की प्रक्रिया जल्दबाजी और षड्यंत्र के तहत की जा रही है, जिससे यहाँ के आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर अधिकार प्रभावित होंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कोल्हान पोड़ाहाट और सारंडा क्षेत्र के संरक्षण के लिए एक संयुक्त संगठन कोल्हान पोड़ाहाट सारंडा बचाओ समिति का गठन किया जाएगा। संगठन का उद्देश्य क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों और आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना होगा। साधु के भेष में आए ठगों ने महिला को झांसा देकर ठगा, गायब किए 5 लाख के आभूषण। पलामू के छतरपुर के सुनार मोहल्ले में साधु के वेश में आए 2 ठगों ने मां बेटी को बेवकूफ बनाकर 5 लाख से अधिक के आभूषण की ठगी कर ली। ठगी के शिकार हुई मां सुनैना देवी पति संजय पासवान और बेटी पूजा कुमारी पति विनोद पासवान ने रविवार को थाना पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई और अज्ञात ठगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। मामले को लेकर सुनैना देवी और पूजा ने बताया कि शुक्रवार को 2 साधु गेरवा वस्त्र पहने हुए आए और भिक्षा मांगने लगे, जिस पर उनके द्वारा भिक्षा में पैसा दिया तो साधुओं ने कहा कि भूख लगी है, कुछ खाने को दे, जिसके बाद उनके द्वारा खाना दिया गया तो एक साधु खाना खाने के बाद पानी पिया और तांडव करने लगा और कहा कि तुम्हारे घर काला जादू किया हुआ है, तुम्हारे बेटे की अकाल मृत्यु हो जाएगी और घर बर्बाद हो जाएगा। डराते हुए हम दोनों को वशीभूत कर दिया और कहा कि 2 साड़ी लाओ और घर में रखा जितना गहना है सभी ले आओ। जब हम दोनों ने साड़ी में 5 थान सोना का आभूषण रखकर लाई तो उसे साधुओं ने लेकर कई गांठ देकर बांध दिया और कहा कि इसे बक्से में रख दो। शनिवार को नहा धोकर 12 बजे के बाद साड़ी की गांठ खोलना, इस दौरान जितने गहने हैं सभी 2-2 हो जाएंगे, यानी दुगना हो जाएगा। और दोनों साधु वहां से चले गए। जब उनके जाने के बाद साड़ी की गांठ खोली तो देखा कि सारे गहने गायब हैं और इनकी जगह पीतल की गणेश, लक्ष्मी, दुर्गा, शंकर भगवान की छोटी छोटी मूर्ति के अलावा 5 अंगूठी और 4 रुद्राक्ष के साथ 51 रुपए ही था, जिसके बाद दोनों माँ बेटी को एहसास हुआ कि वे ठगों के द्वारा ठगी के शिकार हो गए हैं। रविवार को उन्हें मालूम चला कि पिंडाराही गांव में ठगी करते 2 साधु पकड़े गए हैं, जिन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तब दोनों थाना पहुंचे, पर वहां जाने पर मालूम चला कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया है। झूठी खबर फैलाई गई है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना स्वास्थ्य बीमा का विस्तार, अब 61,50,000 को मिलेगा लाभ। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार किया है। इसके तहत 61,50,000 लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के लिए 175 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान करना है, खासकर उन परिवारों को जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित हैं। लाभुकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिलेगा। 1 लाख बीमा दायित्व और 4 लाख ट्रस्ट दायित्व शामिल है। इस योजना में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 15 लाख योग्य लाभुक 3 लाख परिवार को योजना में शामिल किया जाएगा। इसमें केंद्रांश 60% और राज्यांश 40% होगा। कुछ लाभुकों के लिए पूरा व्यय राज्य निधि से होगा। बिहार चुनाव को लेकर पलामू पुलिस अलर्ट, इंटरस्टेट बॉर्डर पर जांच अभियान तेज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पलामू पुलिस पूरी तरह सतर्क है। किसी प्रकार अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए बॉर्डर इलाकों में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पिपरा, हरिहरगंज, हैदरनगर, जपला, मनातू थाना क्षेत्र, देवरी ओपी, नौडिहा ओपी और नौडिहा थाना क्षेत्रों में पुलिस लगातार वाहनों की सघन जांच कर रही है। जांच के दौरान वाहनों, यात्रियों और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली जा रही है। इसका उद्देश्य अवैध शराब, नकद राशि, हथियार
हथियार या अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की आवाजाही को रोकना है। पलामू एसपी रीश्मा रमेशन के निर्देश पर यह अभियान दिन रात चलाया जा रहा है। प्रत्येक थाना प्रभारी को गश्ती और नाकाबंदी बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। पलामू पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे शांति और निष्पक्षता बनाए रखें। साथ ही किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अपने नजदीकी थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को दें। लातेहार में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध लकड़ियों के साथ पिता पुत्र गिरफ्तार। वन विभाग की टीम ने सदर थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की है। रविवार की देर रात वन विभाग की टीम ने लातेहार रेलवे स्टेशन बंदी पथ में एक वाहन से 30 अदद सखुआ के अवैध चौखट बरामद किया है। इस अवैध कारोबार में शामिल पिता पुत्र संजय शर्मा पिता भोला शर्मा और भोला शर्मा पिता स्व राजेश्वर शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। दोनों शिवपुरी लातेहार के निवासी हैं, जबकि वाहन चालक आशीष गुप्ता मौके से फरार हो गया। रेंजर नंद कुमार महतो ने बताया कि सूचना मिली थी कि कुदाग और बेंदी क्षेत्र के आसपास के जंगल से लकड़ी की अवैध कटाई और तस्करी की जा रही है। इस सूचना पर वन विभाग की टीम गठित कर लातेहार रेलवे स्टेशन से बेंदी जाने वाले रास्ते पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान टीम ने रास्ते पर एक पिकअप वाहन JH01 FL 4944 को रोका और उसकी तलाशी ली। वाहन की तलाशी लेने पर लगभग 30 पीस सखुआ के चौखट बरामद किया गया। इस लकड़ी का उनके पास कोई दस्तागत नहीं था। उसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। रेंजर महतो ने बताया कि इस छापेमारी अभियान में प्रभारी वनपाल पिंटू कुमार, वन रक्षी पवनदीप बेक, सूरज कुमार सिन्हा, जयेंद्र कुमार और बिरंजन कुमार शामिल थे। गिरिडीह में स्मार्ट मीटर अभियान तेज, उपभोक्ताओं को मिल रही डिजिटल बिलिंग और प्रीपेड सुविधा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JVVNL के तहत गिरिडीह क्षेत्र में बिजली उपभोक्ताओं के बीच स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। विभाग की ओर से पुराने मीटरों को बदलकर डिजिटल स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, ताकि उपभोक्ताओं को पारदर्शी और सटीक बिलिंग की सुविधा मिल सके। स्मार्ट मीटर लगाने के साथ ही विभाग द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार अभियान चलाया जा रहा है। वार्डों, पंचायतों और बाजार क्षेत्रों में माइकिंग, पैम्पलेट वितरण, जागरूकता रख और विशेष उपभोक्ता शिविरों के माध्यम से लोगों को स्मार्ट मीटर के लाभों की जानकारी दी जा रही है। शनिवार को JVVNL के कार्यपालक अभियंता मृणाल गौतम अपने कर्मचारी दल के साथ गिरिडीह के सुखमणि अपार्टमेंट में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। विभागीय अधिकारियों के अनुसार स्मार्ट मीटर से बिजली बिल में अनुमानित रीडिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। उपभोक्ता मोबाइल ऐप के जरिए अपने बिजली उपभोग की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर खुद से ऑनलाइन रिचार्ज भी कर पाएंगे। बिजली विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी पर नियंत्रण होगा, बिलिंग सिस्टम पारदर्शी बनेगा और उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा मिलेगी। आने वाले महीनों में पूरे गिरिडीह जिले को स्मार्ट मीटर से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। स्थानीय उपभोक्ताओं ने भी इस नई व्यवस्था का स्वागत किया है। कई लोगों ने बताया कि अब गलत बिल आने की समस्या खत्म हो गई है और बिजली खपत पर खुद नजर रखी जा सकती है। गिरिडीह, राजधनवार, जमुआ, डुमरी और सरिया में चल रहा ये स्मार्ट मीटर अभियान झारखंड की बिजली व्यवस्था को आधुनिक और डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये योजना न केवल उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक साबित होगी, बल्कि झारखंड को स्मार्ट एनर्जी स्टेट बनाने की दिशा में मजबूत आधार तैयार करेगी। झारखंड के 3 दिव्यांग क्रिकेटर श्रीलंका में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व। राज्य के 3 दिव्यांग क्रिकेटर भारत की टीम में शामिल किए गए हैं। झारखंड के लिए ये गर्व की बात है। ये खिलाड़ी 13 से 17 नवंबर 2025 तक श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेंगे। टीम में झारखंड के 3 खिलाड़ी अतहर अली रामगढ़, महावीर मोदी बोकारो और नाजीर साहिबगंज चुने गए हैं। ये सभी खिलाड़ी आज रांची स्टेशन से रवाना होकर चेन्नई पहुंचेंगे और वहां से श्रीलंका के लिए उड़ान भरेंगे। टीम चयन की खबर से राज्य में खुशी की लहर है। खेल प्रेमियों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने तीनों खिलाड़ियों को बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि वे श्रीलंका में भारत का तिरंगा ऊंचा करेंगे। इनकी मेहनत और जज्बा झारखंड के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गया है। 5000 एकड़ का है हजारीबाग लैंड स्कैम। हजारीबाग में IAS विनय चौबे की DC रहने के दौरान ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह द्वारा की गई वन भूमि की अवैध ढंग से खरीद बिक्री की जांच में नया और बड़ा खुलासा हुआ है। ACB की अब तक की जांच में ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि ये घोटाला सिर्फ कुछ एकड़ भूमि का नहीं है, बल्कि अगर भूमि घोटाले की परत दर परत जांच की जाए तो ये घोटाला 5000 एकड़ के भूमि घोटाले का हो सकता है। ये जानकारी ACB के विशेष लोक अभियोजक ने लैंड स्कैम की आरोपी की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान अपनी बहस में कोर्ट के समक्ष कही है। ACB हजारीबाग में हुए लैंड स्कैम की जांच कर रही है। ACB में इस मामले में कांड संख्या 11/2025 दर्ज की है।
एसीबी के मुताबिक जिस भूमि को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है वह विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह के नाम है और उन्हें ये भूमि दिलवाने और उसका म्यूटेशन करवाने में तत्कालीन डीसी और अंचल अधिकारियों समेत वहां के ब्रोकरों की भी बड़ी भूमिका थी। ये भूमि हजारीबाग के सदर अंचल के थाना नंबर 252 में स्थित है, जिसका खाता नंबर 95, प्लॉट नंबर 1055, 1060 और 848, जिसका कुल रकबा 28 डिसमिल और खाता नंबर 73, प्लॉट नंबर 812 का रकबा 72 डिसमिल है। ये भूमि सदर अंचल के बभनवे मौजा के हल्का 11 में स्थित है। उक्त खाता प्लॉट की भूमि पर विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह का दखल कब्जा है और फिलहाल इस पर नेक्स्ट जेन का शोरूम संचालित है। एसीबी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए कुल 5 प्लॉट में हुए कुल 23 जमाबंदी की जांच में गहनता से जुट गई है। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज में। धन्यवाद।